आप लोगों ने YouTube चैनल चेक करा क्या? मैंने सुपर 30 बैच अनाउंस किया है बच्चों के लिए जो कि बहुत गरीब बच्चे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिलो पॉवर्टी लाइन है और होशियार हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आए हैं, तो उनकी हेल्प के लिए सुपर 30 बैच अनाउंस किया है। आप लोग देखिएगा और हेल्प करिएगा। अगर आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें info@learnzup.com पे। ये देखिएगा दोस्तों, जो फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड होता है या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का फ्रॉड होता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करते हैं या फिर एसेट्स या फिर गुड्स और कैश दोनों एसेट होते हैं, उन्हें मिस एप्रोप्रिएट करते हैं। इन दोनों केसेस में दोस्तों यहां पर देखिएगा क्या वजह होती है वो लिखा हुआ है, यानी कि फ्रॉड वेदर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व्स incentive or pressure to commit fraud, a perceived opportunity to do so and some rationalization of the act. For example, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। 3 कारणों की वजह से फ्रॉड होता है, ये जो हमने पढ़ा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। पहला कारण है इंसेंटिव्स और प्रेशर टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग may exist when management is under pressure from sources outside or inside the entity to achieve an expected earning target and perhaps unrealistic or financial outcome। 100% ग्रोथ दिखानी है, पॉसिबल नहीं है सर, कोई बात नहीं, प्रेशर है वरना जॉब चली जाएगी। मैनेजमेंट जो है मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व हो गई, प्रेशर है या इंसेंटिव है। इंसेंटिव का मतलब हो गया कि अगर आप 100% ग्रोथ कर लोगे तो आपका प्रमोशन कर देंगे, ऐसे टॉप मैनेजमेंट को बोला गया है। यानी कि अगर आपको पैसे ज्यादा मिल जाएंगे इफ यू शो बेटर रिजल्ट, और प्रेशर है कि करना ही पड़ेगा नहीं तो जॉब चली जाएगी। दोनों ही केसेस में दोस्तों मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही में आप देखिएगा, अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड में एग्जिस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल बिलीव्स इंटरनल कंट्रोल कैन बी ओवररिडन। मैनेजमेंट को कोई प्रेशर नहीं है, ना ही उन्हें कोई इंसेंटिव मिल रहा है, पर जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो इतने इनफ नहीं है कि उससे हम कोई ना कोई फ्रॉड को रोक पाए। बहुत आसानी से फ्रॉड को अंजाम दिया जा सकता है, उस केस में भी फ्रॉड किया जा सकता है। अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड में एग्जिस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल बिलीव्स इंटरनल कंट्रोल कैन बी ओवररिडन, फॉर एग्जांपल बिकॉज द इंडिविजुअल इज इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और हैज नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। यानी किसी के हाथ में चाबी सौंप दी है और उस पर आपने ट्रस्ट करा, भरोसा करा, उसने चाबी का गलत इस्तेमाल करा और चाबी खोलकर अंदर के जो एसेट्स हैं उसे निकाल लिया। हो सकता है कि निकाल लिया या फिर ऐसे शो कर दिया कि चोरी हुई है, पर एक्चुअली में खुद ही ने मिस एप्रोप्रिएट किया था। या फिर और भी चीजें हो सकती है जहां पर आपको लगता है इंटरनल कंट्रोल वीक है, एम्प्लॉयज को लगता है इंटरनल कंट्रोल वीक है, वहां पर वो उसका फायदा उठाकर चोरी वगैरह कर लें और कंपनी का सामान बाहर भेज दें, उससे पैसे निकाल लें। काफी सारा सामान होता है कंपनी में, कोई ना कोई एसेट चुरा कर ले गया छोटा मोटा, बाहर भेज दिया, पैसे खुद ले लिए। तो बहुत सारी चीजें वो तो हम पढ़ी चुके लास्ट क्लास में। लास्ट वाला देखिएगा क्या कारण होता है, इंडिविजुअल्स में बी एबल टू रैशनलाइज कमिटिंग अ फ्रॉडुलेंट एक्ट। सम इंडिविजुअल्स पोजेस एन एटीट्यूड, कैरेक्टर और सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज दैट अलाउज देम knowingly and intentionally to commit a dishonest act. However, even otherwise honest individuals can commit fraud in an environment that imposes sufficient pressure on them. देखिए प्रेशर वाला पॉइंट तो पहले आ गया है, बट पहला वाला जो प्रेशर था वो मैनेजमेंट के अंदर का था, कि यानी कि जो कंपनी है वही प्रेशराइज कर रही है मैनेजमेंट को। नीचे वाला जो प्रेशर है वो हो सकता है कि आपके जो सोशल प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है कि पैसे चाहिए, पैसे की नीड है, उस वजह से बंदा फ्रॉड करे। दूसरा ये भी हो सकता है कारण कि वो अपने फ्रॉड को रैशनलाइज कर दे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज का मतलब होता है कि तर्क वितर्क से अपने आप को समझा दिया, यार मुझे फ्रॉड करना चाहिए, और पता भी ना लगे कि आप गलत कर रहे हैं। जैसे फैमिली का दबाव है, प्रेशर है और पैसे चाहिए, आपको लग रहा है यार पैसे तो चाहिए, मैं कहां से लाऊं, बंदा सोच रहा है। उसके बाद उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, अच्छा कंपनी में ऐसा कर सकता हूं, अगर मैं यहां से पैसा कलेक्ट कर लूं और कंपनी के अकाउंट्स में गलत दिखा दूं तो क्या पता मैं अपनी फैमिली की नीड पूरी कर सकता हूं। जरूरत क्या है? फैमिली की नीड पूरी करनी ज्यादा जरूरी है या फिर कंपनी के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है? फैमिली की नीड पूरी करना ज्यादा जरूरी है, बाकी सब बाद में आते हैं। तो फिर ये डिसऑनेस्ट एक्ट में कर सकता हूं। रैशनलाइज कर दिया, तर्क वितर्क से अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। यानी उनकी जो आत्मा है वो गवाही दे देती है कि आप ये काम कर सकते हो।
वैसे काम को बोलते हैं कि आपने रैशनलाइज कर लिया, तर्क वितर्क से रैशनल देकर, जो कि एक्चुअली में सही तर्क नहीं है, बट वो देकर समझा दिया और गलत काम कर लिया। तो नीचे भी वही लिखा हुआ है कि आप मतलब बंदा जो है फ्रॉड कर रहा है, बट अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है अपने तर्क वितर्क से, जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है, गलत नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। यही चक्कर रहता है सारा का सारा। क्या हो गया? 3 चीज हो गई, इंसेंटिव प्रेशर मैनेजमेंट को, दूसरा क्या हो गया? परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, इंटरनल कंट्रोल वीक है, तीसरा हो गया कि बंदा रैशनलाइज कर रहा है कमिटिंग अ फ्रॉड, तर्क वितर्क से बोल रहा है कि हाँ ये सही है और ऐसा करना चाहिए, कर रहा है, या उसको कोई प्रेशर है आउटसाइड से, यानी फैमिली प्रेशर वगैरह कुछ है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये मैंने आपको अब इसलिए पढ़ाया है ताकि जब हम आगे यहाँ पर इसे बाद में करेंगे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर पर डिस्कशन करें जो आज की क्लास में होने वाला है, तो उसमें जो है इन तीनों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये जो प्रेशर इंसेंटिव क्या क्या होते हैं जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब थोड़ा सा फ्रॉडुलेंट की जाती है या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट किया जाता है, उन केसेस में क्या क्या होता है वो देखेंगे हम। पहले हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे फ्रॉड की डेफिनेशन थी, वैसे ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर की डेफिनेशन है, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मे बी डिफाइंड as events or conditions that indicate an incentive or pressure to commit fraud or provide an opportunity to commit fraud। ऐसे events, ऐसी conditions जो एक इशारा कर रही हैं, उस कंडीशन इवेंट्स के माध्यम से आपको ऐसा लग रहा है कि अब फ्रॉड किया जा सकता है। वो जो कंडीशंस हैं, वो जो इवेंट्स हैं जो इंसेंटिव या प्रेशर क्रिएट कर रही हैं या एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फ्रॉड करने के लिए, तो वो सारे जो चीजें हैं वो है फ्रॉड रिस्क फैक्टर। मतलब ये रिस्क फैक्टर है, इससे जो है इंसेंटिव प्रेशर क्रिएट होगा या अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उससे फ्रॉड हो जाएगा। उस चीज को क्या बोलते हैं? फ्रॉड रिस्क फैक्टर, जो कि वजह है, अपॉर्चुनिटी प्रेशर क्रिएट करने की वजह है, प्रेशर इंसेंटिव देने की वजह है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की वजह है। वो सारी हम चीजें पढ़ेंगे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के बारे में। एटीट्यूड, रैशनलाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव प्रेशर, इसकी चर्चा कर लेंगे और आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका एक ही चीज बचेगी, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, और उसे ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखना है वो आपका लास्ट बचेगा, जिसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 का आधा पहले पढ़ चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन, आधा बाद में करेंगे, और 3 चैप्टर आपके ऑडिट के हो जाएंगे। यहां पर देखिएगा सर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं। फ्रॉड, वेदर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व्स, कहां पर आ गए हम? अरे ये तो कर चुके हैं यार, इतना तो मुझे भी याद है, ये कर चुके हैं, यहां पर हैं हम। ये देखिएगा, ऑल्दो द रिस्क फैक्टर्स कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ सिचुएशंस, देयर आर ओनली एग्जांपल्स एंड accordingly the auditor may identify additional or different risk factors. Not all of these examples are relevant in all circumstances and some may be of greater or lesser significance in entities of different size or with different ownership characteristics or circumstances। एंटिटी के साइज, नेचर के हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट ये फैक्टर हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा। यानी किसी एंटिटी में उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो सकती है उस फैक्टर की, किसी एंटिटी में कम हो सकती है। तो ये एक जनरल नीचे बातें दे रखी है। Also, the order of the examples of risk factors provided is not intended to reflect their relative importance or frequency of occurrence। मतलब ये नहीं कि जो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नहीं सर, पॉइंट नंबर 3 वाला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिर्फ यहां पर आपको एग्जांपल दिए हुए हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर के। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कैसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी? तो 3 कैटेगरीज आपको पता है जिन कारणों से हम ये सब करते हैं। जो बंदे हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो करते हैं, मैनेजमेंट करती है, इंसेंटिव प्रेशर की वजह से। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटेंड बाय इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशंस सच एज और इज इंडिकेटेड बाय, किन कारणों की वजह से ये इंसेंटिव प्रेशर क्रिएट होगा सर? हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन और मार्केट सैचुरेशन अकम्पनीड बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन्स। यानी ठीक है, प्रेशर है कि आपको जो है प्रॉफिट ज्यादा दिखाने, अर्निंग ज्यादा दिखानी है, बट उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है और कंपटीशन इतना है कि जो मार्जिन है वो डिक्लाइन हो जा रहे हैं, धीरे धीरे डिक्लाइन हो जा रहे हैं। जैसे कार मार्केट जो है आपका ऑटोमोबाइल्स का, उसमें यही हो रहा है। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा सा सैचुरेट हो गया। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ियां नहीं है,
बट क्योंकि ओला उबर आ गई, बहुत सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया, इस वजह से कार मार्केट थोड़ा सा, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है, और इसीलिए लोग जो हैं अवॉइड कर रहे हैं कार लेना। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, थोड़ा सा बेटर ट्रांसपोर्ट आएगा, तब हो सकता है वो ज़्यादा बढ़िया इंडस्ट्री ग्रो करे, बट फिलहाल जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, और उससे प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होता है तो अब अपने शेयर होल्डर्स को ये नहीं बोल सकते यार नहीं हो पा रहा हमसे, हम जो हैं प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे, तो घपला करते हैं सर, शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं देखिए प्रॉफिट आ रहा है, मार्जिन बढ़ रही है, जबकि एक्चुअली में इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है। आप पे प्रेशर बना हुआ है कि आपको तो प्रॉफिट दिखाने, नहीं दिखाओगे जॉब चली जाएगी। तो इन कारणों की वजह से इंसेंटिव प्रेशर होता है। हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस सच एज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस और इंटरेस्ट रेट्स। तीन चीज हो गई, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस और इंटरेस्ट रेट। जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी आती रहती है इंटरेस्ट रेट पर, तो आरबीआई की पॉलिसी इंपैक्ट करती है। लोन का इंटरेस्ट रेट जो है कम ज़्यादा होता है, अपने बेसिस पॉइंट कम करते हैं, लोन सस्ता हो जाता है, कई बार बैंक पास भी नहीं करते उसको। आगे जो होम लोन के बायर्स हैं, अदर जो सेक्टर में लोन लेते हैं, बैंक उसका फ़ायदा पास नहीं करता, जो आरबीआई फ़ायदा बैंक्स को पास कर रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट आप देखेंगे तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। सिमिलरली ऑटोमोबाइल्स का भी एक एग्जांपल दिया जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स अभी आने वाली है, वहाँ भी उनके पास एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है जिस वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है इंडस्ट्री में। और अगर आप बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री की, तो डेफिनेटली धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आती रहती है। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट आ गई, फेस टू फेस रिप्लेस हो गया है ऑनलाइन से। तो ये सब चीज़ें आती है जिससे क्या होता है, थ्रेट क्रिएट होता है, और उसको चेंज करने के लिए या तो आप अडॉप्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर जो बड़ी कंपनी है और ऑपरेट कर रही है उस सेक्टर में, वो अंडर प्रेशर जो है ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं ये उसकी इंडस्ट्री को, उसकी कंपनी को इम्पैक्ट कर रही हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, आपका प्रोडक्ट पुराना हो गया है, प्रोडक्ट पुराना हो गया ना सर, पुरानी चीज़ तो खरीदते नहीं। अभी सीआरटी मॉनिटर खरीदते हो आप? नहीं सर। अगर किसी का धंधा भी सीआरटी मॉनिटर बेचने का है, या जो टीवी बड़ा वाला आता था वो बेचने का है, तो नहीं चलेगा। एलईडी चलते हैं आजकल, लैपटॉप चलते हैं, पतली स्क्रीन वाले जो आते हैं आपके मॉनिटर्स वो चलते हैं। तो प्रोडक्ट अगर पुराना हो गया नहीं चलेगा सर, पुराने फ़ोन से नहीं चलेगा। नोकिया तो हमेशा चलेगा। हाँ, कईयों की रिक्वायरमेंट होती है नोकिया लेना है, तो वो नोकिया का फ़ोन जो है वो स्टैंडर्ड बन गया है, वो तो रखते ही रखते हैं। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड एंड इंक्रीजिंग बिजनेस फेलियर्स इन आइदर इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी। डिमांड ही नहीं आ रही सर। अभी आप लोगों को पता है सीए इंडस्ट्री में भी कितने वीडियोस बने, स्टूडेंट डिक्लाइन हो रहे हैं, स्टूडेंट डिक्लाइन हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। तो जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, डेफिनेटली उनके लिए प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा नहीं आ रहे और रेवेन्यू उनको ग्रोथ चाहिए, बढ़ाना है रेवेन्यू। करोड़ों पहले कमाते हैं और कमाना है, अब क्या करें, कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं, कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। चलो आईसीए पर इल्ज़ाम लगाते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ बनाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि भैया वो कोई क्या कहते हैं उसे, आप चैरिटी का काम तो कर नहीं रहे, फ्री में तो एजुकेशन दे नहीं रहे, ना ही वो गरीबों की हेल्प करना चाहते हैं, ना ही अफोर्डेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। 20-20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, मोटिव उनका क्लियर है, प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव है, तो उसके बाद फिर क्या गेम खेल रहे हैं। बच्चे आ नहीं रहे वो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गेम चल रहा है। क्या करें, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कई सारे टीचर्स मिलकर एक इंस्टीट्यूशन में मर्ज हो रहे हैं। यूट्यूब पे ज़रा देखना आप, कैसे करें कि हमारे पास और प्रॉफिट आ जाए, पूरा का पूरा प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो उनका क्या है, बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और अपना क्या है, हम तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए आए ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी हेल्प करेंगे, तो बच्चे सारे यहाँ आ जाएंगे। और बच्चे जब यहाँ पर आकर पढ़ेंगे, ज़्यादा ना आए सर, हमें तो ज़्यादा चाहिए भी नहीं, हमें तो क्वालिटी चाहिए, कम आए, पढ़ें, सक्सेसफुल बने, आगे बढ़ें। पैसा कमाना मोटिव नहीं है, हेल्प करना मोटिव है। कॉस्ट रिकवर हो जाए, खाने खर्चे का पैसा आ जाए, इस मोटिव के साथ रखा है ताकि सस्टेन कर सके आने वाले टाइम में। और सुपर 30 भी लॉन्च कर दिया अब फ्री के लिए, जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। 30 बच्चे उठाएंगे, एक ग्रुप क्लियर कराएंगे, आर्टिकलशिप लगवाएंगे और बस लाइफ सेट। फिर अपनी मेहनत करो, पेपर पास करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। तो यही है प्रेशर। जैसे मैंने आपको अपनी इंडस्ट्री का एग्जांपल दे दिया, टीचिंग वाली का, बाकी कोई टीचर तो देगा नहीं। ऑपरेटिंग लॉसेज मेकिंग द थ्रेट ऑफ बैंक्रप्सी, फोरक्लोजर और हॉस्टाइल टेकओवर इमिटेंट। ऑपरेटिंग लॉसेज आने स्टार्ट हो गए। ऑपरेटिंग लॉसेज का मतलब समझते हैं आप, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन मॉनेटरी होता है, उससे पहले का देख रहे हैं कि यार जो मैंने धंधा किया, उस धंधे को चलाने के लिए मेरा इतना खर्चा तो लगना ही है। जैसे गुड्स बेचे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स तो लगनी है, साथ में उन्हें गुड्स बेचने के लिए कुछ और मेरा ऑपरेटिंग खर्चा आएगा, सेकेंडरी सेलिंग का भी खर्चा आएगा, ऑपरेटिंग तो है।
अगर बिजनेस कर रहे हो तो सेलिंग करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आएंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा आएगा, तो बिजनेस चलाने का जो खर्चा है वो सारा माइनस कर लेते हैं, ओवरहेड्स वगैरह सब माइनस कर लेते हैं। सारे ओवरहेड माइनस करने के बाद आपके पास EBITDA आता है, और EBITDA जो है, जो कि आपके फाइनेंस में जिसको एक बहुत अच्छा मेजर माना जाता है कंपनी को देखने के लिए, वो अगर आपके ऑपरेटिंग लॉसेस में चले गया, वही लॉस आ रहा है, EBITDA नहीं आ रहा, EBITDA नेगेटिव है, तो फिर क्या है, थ्रेट टू बैंकरप्सी है। रीजन बीइंग कि यदि आपने बैंक से लोन लिया है तो EBITDA के बाद जो है, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, तो उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करोगे तो इंटरेस्ट देने के पैसे ही नहीं बचे सर, EBITDA नेगेटिव आ गया, तो बैंकक्रप्ट हो सकते हो अगर लोन लिया है तो। लोन लिया है, दे नहीं सकते पैसा, प्रॉफिट आ नहीं रहे, बैंकक्रप्ट होने के चांसेस हैं, क्लोजर के चांसेस हैं, या हॉस्टाइल टेक ओवर, कोई ना कोई आपको उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। तो ये सारा जो खतरा होता है, इससे इंसेंटिव या प्रेशर, अब क्या करें कि ज्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं। एक लोन रीपे करने के लिए दूसरे कंपनी से लोन ले लेंगे, दूसरे बैंक से लोन ले लेंगे, बट वो बैंक भी लोन कब देगा, जब आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे। तो गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, दूसरे बैंक से लोन लिया, पहले का चुकाया, ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस और एन इनएबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस व्हाइल रिपोर्टिंग अर्निंग्स एंड अर्निंग ग्रोथ। कि ठीक है, EBITDA पॉजिटिव आ रहा है, बट जब मैं कैश फ्लो देखता हूं तो कैश फ्लो में जो है मेरे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं आ रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेरा नेगेटिव है। तो EBITDA तो पॉजिटिव है, बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में नहीं निकाल पा रहा, उससे भी प्रेशर बनेगा, क्योंकि कैश फ्लो होने भी बहुत जरूरी है। आप सेल्स जो है क्रेडिट पे कर देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बट अगर वो आपको जो डेटर्स हैं वो पैसा ही नहीं लौटाएंगे, तो फिर आप कैसे बिजनेस को सस्टेन करेंगे। इसीलिए कैश फ्लो होना भी बहुत जरूरी है, और कैश फ्लो इज अ वेरी गुड मेजर, क्योंकि EBITDA हम दो तरीके से देखते थे वहां पर, EBITDA जो नॉर्मल है और कैश बेस पर भी देखते थे कि इसमें से कितना कैश का कॉम्पोनेंट है। न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है जिस वजह से अगर फॉलो करेंगे, इंडेस लगाएंगे, तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस बुक करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा, नया एस आ गया है, या एस की जगह इंडेस आ गया है, या कोई और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आ गई, जिससे बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे बिजनेस में। उन सभी चीजों से आपको इंसेंटिव या प्रेशर क्रिएट होता है उस पर्टिकुलर कंपनी पर, और उस वजह से मैनेजमेंट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकती है। तो ये जो नीचे चीजें पड़ी है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमने पढ़े। अपॉर्चुनिटीज के कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ्रॉड होने के लिए अपॉर्चुनिटी है तो भी फ्रॉड हो सकता है, और कहां कहां पर अपॉर्चुनिटी आएगी उसके कुछ एग्जांपल यानी कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स नीचे लिखे हुए हैं। द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और द एंटिटीज ऑपरेशंस provides opportunities to engage in fraudulent financial reporting that can arise from the following: significant related party transactions not in the ordinary course of business or with related entities not audited or audited by another firm। बहुत ज्यादा अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये नहीं कह रहा कि इसमें फ्रॉड होगा, देयर इज अ रिस्क फैक्टर कि अगर ऐसा है तो फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है कंपनी को, जहां पर बहुत रिलेटेड पार्टीज हैं कि यार हम कहीं भी पैसा कहीं से भी घुमा सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कैश फ्लो है, कम करना है, लॉस दिखाना है, तो ठीक है सस्ते में बेच दो अपनी रिलेटेड एंटिटी को, सस्ते में माल बेच दिया और ज्यादा में खरीद लिया। प्रॉफिट दिखाना है तो सस्ते में खरीद लिया, ज्यादा में बेच दिया अपनी रिलेटेड एंटिटी को, जो कि एक्चुअली में आपके पास पैसा आया भी नहीं, सिर्फ बुक्स में दिखा दिया, एंट्री उसने कर दी। जो आपकी रिलेटेड एंटिटी है वो या तो LLP है, कोई फर्म है, या कोई कंपनी है जिसको ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, या फिर ऑडिट उसने किसी और से कराया है। सेम से कराएंगे तो बहुत सारी चीजें वेरीफाई हो जाएगी, अलग अलग से कराया, अलग ऑडिटर रखें, तो वो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। A strong financial presence or ability to dominate a certain industry sector that allows the entity to dictate terms or conditions to suppliers or customers that may result in inappropriate or non-arm's length transactions। अगर इंडस्ट्री के लीडर आप हैं और बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं आप पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनका माल आप ही की कंपनी को जाता है, तो आप प्राइस को डिक्टेट कर सकते हैं, आप रेगुलेट कर सकते हैं, भैया इतने पर खरीदूंगा, ये जो प्रॉफिट है वो नेक्स्ट ईयर बुक होगा, तब प्राइस ज्यादा कर देंगे और एंट्रियां तब ज्यादा से पास करेंगे, बट अभी प्राइस कम करनी है क्योंकि मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखाना है। तो क्योंकि यू आर इंडस्ट्री लीडर, आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं, और दबाव बनाने के कारण से हो सकता है कि आप अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर पाएं। इफ यू आर इंडस्ट्री लीडर, इफ यू हैव रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई अपॉर्चुनिटी कि वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होंगे।
देयरफॉर ये फ्रॉडरस फैक्टर हैं. Assets, liabilities, revenues or expenses based on significant estimate that involve subjective judgment or uncertainties that are difficult to corroborate. Corroborate का मतलब इकट्ठा करना एक तरह से, यानी एक एविडेंस को दूसरा एविडेंस सपोर्ट करता है, उसे बोलते हैं corroborative evidence. ठीक है ना. यहां पर लिखा गया है कि एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस जो हैं, अगर उसमें एस्टिमेशन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है. बहुत जगह पर फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया इंडिया में, जहां पर एस्टिमेशन करना पड़ता है फेयर मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर चीज की क्या है. कोई ऐसा तो है नहीं स्टॉक एक्सचेंज की तरह हर चीज की फेयर मार्केट वैल्यू की लिस्ट आती है. कहीं ना कहीं से वैल्यूएशन करवानी पड़ती है. वहां पे जजमेंट है और बहुत सारे प्रोविजन बनाने, जजमेंट है, फेयर मार्केट वैल्यू में जजमेंट है. और अगर आप कहेंगे इम्पेयरमेंट का लॉस बुक करते हैं, जजमेंट है. बहुत सारी चीजें, रिजर्व एंड सरप्लस है, रिवैल्यूएशन करते हैं, जजमेंट है. बहुत सारी चीजों में जजमेंट है. और वहां पर जो जजमेंट है यदि करी जाती है दैट आर डिफिकल्ट टू कॉरोबोरेट, यानी कि उसको और एविडेंस से सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते, उसकी वैलिडिटी पर हम शक कर सकते हैं. देयर इज अ फ्रॉडरस फैक्टर इन दैट केस, कि वो जो चीजें करी गई है दैट मे बी एन अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट अकाउंट्स. एसेट की रिवैल्यूएशन हो सकता है मैनिपुलेट करा हो, एक्चुअली में ना हो. कई बार करते हैं, 5 साल बाद फिर डिवैल्यू कर देते हैं. तो बहुत सारे खेल हमने देखे हैं, ऐसा होता है. सिग्निफिकेंट, अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, स्पेशली दोज क्लोज टू द ईयर एंड एंड दैट पोज difficult substance over form questions and that pose difficult substance over form questions. मतलब क्या हुआ सर इसका? देखिए, फॉर्म जो होता है उसे बोलते हैं लीगल फॉर्म, कि लीगली इसकी ओनरशिप किसके पास है, लीगली ये ट्रांजैक्शन कैसे करी गई है. और सब्सटेंस जो होता है वो एक तरह से होता है कि भाई प्रैक्टिकली ये क्या है, प्रैक्टिकली इसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास जाएगी फ्यूचर में, या प्रैक्टिकली इसका ओनर कौन है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी लीज होती है, तो लीज में होता है कि किराए पर दिया जा रहा है और 10 साल के बाद एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप थोड़ा सा पैसा और देकर इस पर्टिकुलर एसेट को खरीद सकते हैं, थोड़ा सा बहुत नॉमिनल अमाउंट देकर. तो 10 साल या 20 साल के बाद जो भी चीज होगी उस केस में अगर देखा जाए तो लीगली कंपनी ओनर नहीं है, क्योंकि वो लीज पे कर रही है. अनलेस एंड अनटिल वो लास्ट वाली अमाउंट पे करेगी तब तक उसकी ओनरशिप कंपनी के पास ट्रांसफर नहीं होगी. एग्जाम्पल दे रहा हूँ सब्सटेंस ओवर फॉर्म का. बट प्रैक्टिकली सोचा जाए तो यार वो एसेट तो कंपनी यूज कर रही है और जो उसकी नॉर्मल लाइफ है वो 20 साल की होती है जब तक लीज पीरियड है. साथ ही में देखा जाए तो 20 साल में आप इतनी इंस्टॉलमेंट दे दोगे कि जितने टाइम में आप नया एसेट खरीद सकते हो. तो देखा जाए तो वर्चुअली उसकी जो ओनरशिप है वो कंपनी के पास ही दिखानी चाहिए और उस ट्रांजेक्शन को आप एसेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म अगर ऐसा होता है तो फिर उसका डिस्क्लोजर भी जाएगा, बहुत सारी चीजें होगी. ऑपरेटिंग लीज होगी, उसमें ओनरशिप नहीं दिखाते हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है. तो यहां पर ये देखा गया कि अगर कोई ईयर एंड पर ट्रांजैक्शन करी गई है तो वहां पर डिफिकल्टी हो सकती है कि यार यहां भी जजमेंट लेना पड़ेगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म का. एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऐसे कई और एग्जांपल हो सकते हैं. यदि आएंगे तो हम जरूर देखेंगे उन्हें कि यार इन जगहों पर जो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है, ये एंटिटी की ओनरशिप में नहीं आना चाहिए या एंटिटी की ओनरशिप में आना चाहिए. तो एक अपॉर्चुनिटी है मैनिपुलेट करने के लिए. अगर आपको एसेट की वैल्यू ज्यादा दिखानी है तो ऐसी आपने रिकॉर्डिंग कर दी जिसमें यू आर सेइंग कि भैया देखिए हम लीगल फॉर्म से ज्यादा हम सब्सटेंस को महत्व देते हैं और हमने रिकॉर्डिंग करी है एसेट्स में, जबकि एक्चुअली वो आपके एसेट नहीं होने चाहिए. तो एक ये भी है मुद्दा. और दूसरा है सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स और सब्सिडरी और ब्रांच ऑपरेशंस इन अ टैक्स हेवन जुरिसडिक्शन फॉर विच देयर अपीयर्स टू बी नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर टैक्स नहीं कटता है. कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, बरमूडा, बहामास, वर्जिन आइलैंड्स, जिन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं, यानी कि वहां पर टैक्स की इम्प्लीकेशन बहुत कम होती है, नहीं होती है. कुछ भी आओ, पैसे कमाओ, लेकर जाओ, कोई टैक्स नहीं है. तो उन टैक्स हेवन कंट्रीज में बहुत सारे बैंक अकाउंट अगर क्रिएट करे हुए हैं तो एक सस्पिशन क्रिएट करेगा कि आप यहाँ का पैसा कहीं वहां ट्रांसफर तो नहीं कर रहे हो और वहां तो टैक्स लगने वाला नहीं है और कुछ ना कुछ पैसे को गबन करने की कोशिश कर रहे हो. तो यार अगर ये सारी चीजें होती है तो ये मैनेजमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है. ये ऐसे फ्रॉडरस फैक्टर हैं जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे कि दैट इफ आई हैव मेनी अकाउंट्स इन टैक्स हेवन कंट्रीज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी कि उसका गलत फायदा उठा लिया जाए. वहां पर कोई प्रेशर तो बिल्डअप नहीं कर रहा आप में, बट एक अपॉर्चुनिटी तो है. अगर आपकी बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टीज हैं जिनके साथ आप कभी भी खेल सकते हो ट्रांजेक्शन में, आपके पास बहुत सारे अकाउंट्स है टैक्स हेवन कंट्रीज में, जो कभी भी ट्रांसफर करना है तुरंत कर सकते हो, लाखों करोड़ों का अमाउंट, और भाग सकते हैं. तो एक रिस्क फैक्टर है, एक रिस्क फैक्टर है वहां पर. तो ये सारे रिस्क फैक्टर जो हैं आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं.
और एटीट्यूड रैशनलाइजेशन जो हैं, क्या ऐसे एटीट्यूड रैशनलाइजेशन से जुड़े हुए फ्रॉडरस फैक्टर हैं जो कि जन्म देते हैं कि बंदा जो है अपने आप को जस्टिफाई करेगी जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ जाए। कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और एनफोर्समेंट of the entity's values or ethical standards by management, or the communication of inappropriate values or ethical standards that are not effective। यही मतलब है कि अगर एक बंदा गलत करने का सोच रहा है तो उसकी एंटिटी में ऐसी वैल्यूज हैं जो ये कन्वे करती है कि आप गलत कर सकते हो, मोटिवेट करती है कि गलत कर सकते हो, और उस वजह से वो देख रहा है कि यार जब मेरा मैनेजर ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना चोरी करूं, जब बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो वो एटीट्यूड डेवलप कब हो रहा है? जब एंटिटी की वैल्यूज जो हैं वो बहुत ही खराब वैल्यूज हैं। अगर अच्छी वैल्यूज हैं, वहां पर सब ढंग से काम कर रहे हैं, तो अंदर से ऑनेस्टी आती है कि हाँ ये सही काम है, बाकी गलत काम है, और सब गलत कर रहे हैं तो ऐसा लगता है अच्छा यही सही है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ रिस्क फैक्टर दे रखे हैं। नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस ऑफ सिक्योरिटी लॉज और अदर लॉज एंड रेगुलेशन, यानी कि अगर किसी एंटिटी में कई सारे सिक्योरिटी लॉज का वायलेशन पता लगता है कि ऐसा हो चुका है, तो उस केस में वो एक संकेत दे रहा है कि यहाँ पर फ्रॉड होने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो इनका एटीट्यूड है, वो इन्हें गलत करने की परमिशन देता है। एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द एंटिटीज इन्वेंटरी प्राइस और अर्निंग ट्रेंड, मतलब जो एक्चुअली में बिजनेस करना है उस पर ध्यान नहीं देना। यार मेरा जो ट्रेंड है ना, पिछले बार 5% ग्रोथ थी, इस बार 7 है, इस बार अगली साल 8 आई है, अब 10% की ग्रोथ दिखानी है, तो वो 10% का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड मेंटेन करना है। भैया एक्चुअली में क्या सरकमस्टेंस चल रहे हैं वो नहीं, पर ट्रेंड मेंटेन करने में पहला फोकस रहता है। वो कैसे करें, बाद में सोचते हैं कि क्या मैनिपुलेट करें जिससे वो ट्रेंड मेंटेन हो जाए। तो अगर ऐसे मोरल वैल्यूज हैं, ऐसे लोग काम करते हैं वहां पर, जहां पर मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है इन्वेंट्री प्राइस मेंटेन करने में है, ज्यादा में इन्वेंट्री दिखाएंगे हम, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ज्यादा करेंगे, मतलब उन चीजों में मैनेजमेंट घपला करने का सोच सकती है। इफ देयर वैल्यूज आर नॉट बिजनेस सेंट्रिक बट टू मेंटेन द ट्रेंड्स, टू मेंटेन द इन्वेंट्री प्राइस, देन इन दैट केस उनका जो एटीट्यूड है, जो रैशनलाइजेशन वो दे रहे हैं, वहां पर गड़बड़ी हो सकती है। मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी known significant deficiencies in internal control on a timely basis, again a problem of bad attitude, जहां पर मैनेजमेंट के पास गलतियां सामने लाई गई है, इंटरनल ऑडिटर ने बताई है और मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं कर रही, वो 5 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, 3 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। जो डेफिशिएंसी पिछली रिपोर्ट में थी वो नेक्स्ट रिपोर्ट में आती है, वो उसकी नेक्स्ट रिपोर्ट में डेफिशिएंसी आती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, उसके कोई एक्शन नहीं लिया जाता उस पर। तो वहां पर मैनेजमेंट का एटीट्यूड साफ झलक रहा है कि ऐसी मैनेजमेंट है, तो वहां पर देयर आर चांसेस, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉडर्स फैक्टर, कि वहां पर मैनेजमेंट जो है गलत काम कर सकती है, क्योंकि उनके मॉरल वैल्यूज ही नहीं, वो ठीक ही नहीं करना चाहते इंटरनल डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल में। एन इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन एम्प्लॉइंग इनएप्रोप्रिएट मींस टू मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग्स फॉर टैक्स मोटिवेटेड रीजंस। अर्निंग्स कम दिखानी है सर ताकि टैक्स कम आए। अब अगर ऐसा इंटरेस्ट है मैनेजमेंट का, तो ये इंटरेस्ट अंदर से आ रहा है सर, जो प्रेशर है, इंसेंटिव है, बाहर से आता है। ये चीज जो है एटीट्यूड जो है वो अंदर से आता है। रैशनलाइजेशन की हम तर्क वितर्क करके बोलेंगे हमें तो ऐसे करना है और यही ठीक है, वो अंदर से आता है, और जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी बाहर से क्रिएट होती है। तो ये जो एटीट्यूड वगैरह है उसमें ये इंटरेस्ट हो सकता है। अगर मैनेजमेंट का ऐसा इंटरेस्ट है कि वो प्रॉफिट कम करना चाहती है जिससे टैक्स बच जाए, अगर यही मोटिव है उसका, तो फिर वो कुछ भी करेंगे वो करने के लिए। गड़बड़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप मैनेजर से बात कर रहे हो, वो कह रहे यार पिछली बार मैंने ना इतनी इनकम दिखाई थी। यार दिखाई थी का क्या मतलब होता है? मतलब उसका जो एटीट्यूड है, जो वहां का जो टॉप मैनेजमेंट का बंदा है, जो दिखाई थी वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब वो तो कैसे भी मैनिपुलेट करके दिखा रहा होगा, ना कि ये कि इतना आया था प्रॉफिट, दिखाया था, इस बार कितना दिखाएं, ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहा है। तो मतलब उसकी अंदर की इंटेंट सामने आ रही है कि वो जो बंदा है वो टैक्स बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दी ओनर मैनेजर मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है बिजनेस का, पर्सनल एक्सपेंस भी वहां से कर रहे हो, बिजनेस के भी कर रहे हो, अरे देख लेंगे बाद में कर लेंगे, बाइफर्केशन जो होगी, ऐसा एटीट्यूड है। यानी पहले ही डिमार्केशन नहीं करनी, अलग अलग नहीं करना है, तो वहां गड़बड़ है सर, वहां गड़बड़ है। जो बंदे का ऐसा एटीट्यूड होता है उसे आप पकड़ सकते हो, और मैंने पकड़े भी हैं। डायरेक्टर के क्रेडिट कार्ड से पर्सनल एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट करे हुए पकड़े हैं, और बहुत होते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बोलेंगे डायरेक्टर जो है बाहर फॉरेन ट्रिप पर गया था, ठीक है ना, लाखों रुपए का खर्चा लगा हुआ है, फॉरेन ट्रिप पर गया था। अब आप पूछो ये फॉरेन ट्रिप पर गया था, डायरेक्टर बिल भी है, डायरेक्टर के नाम है कि हाँ ये डायरेक्टर है कंपनी का, इसी के नाम का बिल है, इसी के नाम की फ्लाइट टिकट है,
तो भैया पहले देखो बोर्डिंग पास लगाया नहीं लगाया, पहले बोर्डिंग पास चेक कर लो, क्योंकि टिकट बनाकर कैंसिल भी करी जा सकती है। एक्चुअली में गए ही ना हो, सिर्फ लाखों रुपए यहाँ से वहाँ निकाले हो फर्जी बिल से। तो बोर्डिंग पास चेक कर लो, डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ाया था। दूसरा भैया किस पर्पस के लिए गया था वो चेक कर लो। लाखों रुपए आपने सिर्फ जाने आने के लिए लगाए, पर्पस क्या था सर? क्या ऐसी कोई वैल्यू थी जो आप कंपनी के लिए लाना चाहते थे, इसलिए आप लाखों रुपए लगाकर कंपनी के पैसों पे बाहर गए हो? सर क्या था? अच्छा एक इवेंट था, ठीक है, इवेंट की डिटेल देखना सर। अच्छा डिटेल आ रही है, ये इवेंट हुआ था, अच्छा फोटो भी लगाई हुई है, वहां पर जाकर आए थे। सर इसका परिणाम क्या हुआ, इससे क्या निकला निष्कर्ष नहीं निकला, कुछ फायदा नहीं हुआ। अगली बार फिर करते हैं, गड़बड़ कर रहे हैं सर। एक बार किया समझ में आ गया, उसमें भी आपने तर्क वितर्क किया, बट यदि यही एटीट्यूड है कि भाई डायरेक्टर बार छुट्टियां मनाने जाएगा फैमिली के साथ और बोलेगा बिजनेस ट्रिप है, तो एक्चुअली में नहीं होगा, उसको पकड़ सकते हो आप। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द करंट और प्रेडिसेसर ऑडिटर, प्रेडिसेसर मतलब पहले वाला ऑडिटर, करंट मतलब करंट ऑडिटर, इज स्ट्रेन का मतलब दबाव में है बहुत, एज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग, जो इन सब चीजों से दर्शाया गया है। क्या क्या चीजें हैं वो? फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स विद द करंट और प्रेडिसेसर ऑडिटर ऑन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग मैटर्स। भाई ऑडिटर के साथ लड़ाई झगड़े का एटीट्यूड अगर मैनेजमेंट अपना रही है तो फिर आप समझ जाइए वो समझना नहीं चाहती है, वो तर्क वितर्क से बात नहीं करना चाहती है, जो सही रैशनल है उस पर बात नहीं करना चाहती, गलत रैशनल्स पे बात करना चाहती है, तभी तो उसकी विवाद हो रहा है। ऑडिटर जो है वो तो अपना ऐसे के हिसाब से काम करेगा, कंपनी लॉ के हिसाब से काम करेगा, जो लॉज रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम करेगा, और जो मैनेजमेंट है वो डिस्प्यूट कर रही है, वो लॉजिकल रीजन नहीं दे रही कि नहीं भाई ऐसे ही होगा वैसे ही होगा, नहीं कर सकते, ये वाला जो एक्सपेंस है इसका डायरेक्टर बताएंगे आपको, हमारे पास रीजन नहीं है। अब क्या सेटिंग बाद में करेंगे पता नहीं, बट अगर ऐसे डिस्प्यूट्स हैं वहां पर तो मैनेजमेंट डिस्प्यूट क्यों कर रही है, लॉजिकल रीजनिंग क्यों नहीं दे रही, घबरा क्यों रही है क्वेश्चन के आंसर करने से? उसके कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन द ऑडिटर सच एज अनरियलिस्टिक टाइम कंस्ट्रेंट्स, एक महीने में ऑडिट कर दो, एक हफ्ते में कर दो, रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट और द इशुएंस ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। टाइम का कंस्ट्रेंट और लगाने की कोशिश करते हैं, बंदा आएगा क्या चेक करेगा, भाई इसको क्या पता लगेगा कंपनी के बारे में, घुमा देंगे और ऑडिटर रिपोर्ट ले लेंगे। तो टाइम कंस्ट्रेंट एक सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि बैलेंस शीट डेट के बाद ही मैक्सिमम लोग ऑडिट करने जाते हैं। बहुत जगह पर पहले भी होता है, कुछ पीरियड का कुछ बैलेंस शीट डेट के बाद होता है, बट बहुत जगह पर ऐसा भी है कि बैलेंस शीट डेट के बाद ही ऑडिट करने जाते हैं, और बहुत सारे क्लाइंट्स का करना होता है, प्रेशर बहुत रहता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑडिटर that inappropriately limit access to people or information or the ability to communicate effectively with those charged with governance। ऑडिटर कह रहा है सर ये मेरे पॉइंट्स आए हैं, आपकी जो ऑडिट कमेटी है उससे एक मीटिंग अरेंज हो सकती है, कहेंगे नहीं सर अभी तो नहीं हो सकती, बड़ी मुश्किल है, अगले महीने देखेंगे, अगले महीने के बाद फिर टाल देते हैं। मतलब वो आपको TCWG से मिलने नहीं देते, जो टॉप मैनेजमेंट है उससे आप डिस्कशन करने नहीं देते, और जो है यहाँ पर जो पीपल इंफॉर्मेशन है कहते हैं यार उस बंदे से नहीं मिलना, इससे मिलना आप, क्योंकि उसे पता है कि दूसरा वाला बंदा सारे के साथ राज खोल देता है, तो उससे वो आपको मिलने नहीं देते। तो जब ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं देन इट इज श्योर कि मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं पे घपला करने का एटीट्यूड है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, देयर इज अ रिस्क फैक्टर दैट फ्रॉड में अकर, जरूरी नहीं है हो या ना हो। डोमिनियरिंग मैनेजमेंट बिहेवियर, यानी कि मैनेजमेंट का बिहेवियर है डोमिनेट करने का, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, जो मैनेजमेंट बोल रही है सही बोल रही है, ऑडिटर की सुनते नहीं है। ऑडिटर जो है विड्रॉ भी कर सकता है, उसकी पावर को समझते नहीं है, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं इन डीलिंग विद द ऑडिटर, स्पेशली इन्वॉल्विंग अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क और द सिलेक्शन और कंटिन्यूएंस ऑफ पर्सोनल असाइन टू और कंसल्टेड ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। कि भैया ऑडिटर से कौन बात करेगा, सब लोग तो बात नहीं करेंगे, हालांकि ऑडिटर अगर किसी से बात करने जाएगा तो परमिशन ले सकता है, उसे रोक लेंगे, और भाई तू ही ऑडिटर से डील करियो, अपने बंदे को लगाया हुआ है जो चालाक है, जो सीक्रेट्स को बताएगा नहीं, जो घुमा कर रखेगा कि जो भी काम है सर आपको, ऑडिटर को बोलते हैं जो भी काम है आप इससे पूछ लेना, ये हमारे अकाउंट्स के मैनेजर हैं, दूसरे से नहीं पूछेगा बिना बात के। तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखा है, डोमिनेट किया हुआ है, उसके स्कोप को डिफाइन करते हैं, यार ऐसा कर, ये वाली चीज ना तू बाद में चेक कर लियो, इन्वेंट्री काउंट करना है ना, एक काम कर, हमारे 2 वेयर हाउस हैं, इस वाले में करा और वो सैंपल बेस पे तेरा हो जाएगा, उसे तो दिखा दियो वर्किंग पेपर में। तो उसका स्कोप जो है वो अपने आप ही डिफाइन कर रहे हैं। मतलब ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे दूसरे वेयर हाउस जाना है, तो कहेगा वहां पे कोई दिक्कत है, कोई बहाने मार दिए, पता लगे वहां पर कुछ है ही नहीं। तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी जाती है, बट आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जब 1-2 बार ऑडिट कर लेते हैं, एक्चुअली में वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपको पता होता है हाँ जेन्युइनली सही बोल रहे हैं या गड़बड़ है, तो वो चीज़ पता लग जाती है। ये सब जो चीज़ें मैनेजमेंट के एटीट्यूड का फॉल्ट था, जिस वजह से जो है फ्रॉड रिस्क फैक्टर इंपोज होते हैं, और
घपले होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है मिस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हैं उसमें क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर तीन ही चीज़ हैं, उसमें क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। रिस्क फैक्टर्स दैट इंडिकेट टू मिस स्टेटमेंट्स arising from misappropriation of assets are also classified according to the three conditions generally present when fraud exists। मतलब जब फ्रॉड होता है तो इंसेंटिव प्रेशर की वजह से होता है, या अपॉर्चुनिटी की वजह से होता है, या बंदे के एटीट्यूड की वजह से होता है कि वो कह रहा है ये तो सही है। एटीट्यूड रैशनलाइजेशन, यानी कि वो रैशनलाइज कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है कि ये सही है। सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू मिस स्टेटमेंट arising from fraudulent financial reporting may also be present when misstatement arise from misappropriation of assets। मतलब ठीक है यार, ये प्रेशर इंसेंटिव की वजह से, अपॉर्चुनिटीज की वजह से, जहां पर कंट्रोल्स वीक हैं, या फिर अंदर का जो क्या कहते हैं उसे एटीट्यूड है, रैशनलाइजेशन है, उस वजह से जो है फ्रॉड किया जा सकता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स है उसे हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर के, वो हम देखेंगे। हालांकि ये तीन ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं, मतलब कि अगर कोई इंसेंटिव प्रेशर है, एटीट्यूड का लोचा है, तो उस केस में जो है यही फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। बट इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इन कैटेगरीज के, वो यहाँ पर दे रखे हैं और वही हमने पहले पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिएगा इंसेंटिव प्रेशर, क्या ऐसा इंसेंटिव है, प्रेशर है जिस वजह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट किया जा सकता है, चाहे गुड्स का हो चाहे कैश का हो। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में क्रिएट प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज विद एक्सेस टू कैश और अदर एसेट्स ससेप्टेबल टू थेफ्ट, यानी जिनमें रिस्क है, जो एसेट्स को इजीली चुराया जा सकता है। अब फैक्ट्री का कोई प्लांट तो चुरा कर लेकर नहीं जाएगा, बट ऐसे एसेट्स हैं जो ऐसी कैश वगैरह है जो इजीली निकाला जा सकता है। बैंक से निकालना मुश्किल है, बट जो कैश कंपनी के पास पड़ा है वहां से कुछ डिफेलकेट किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है। तो वहां पर जो है, जो ऐसी चीजें हैं, उन वजह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है। हालांकि इंसेंटिव प्रेशर मैनेजमेंट के विदिन भी क्रिएट हो सकता है, और यहाँ पर जैसे बताया गया है कि पर्सनल लाइफ की वजह से भी हो सकता है। यानी कि जब एटीट्यूड की मैं बात करता हूँ, रैशनलाइजेशन की बात करता हूँ, तो वहां भी पर्सनल इंपैक्ट आ सकता है कि पर्सनल एटीट्यूड है या मैनेजमेंट का एटीट्यूड है। और जब प्रेशर इंसेंटिव की बात करते हैं तो वहां पर मैनेजमेंट से प्रेशर आ रहा है, बाहर से प्रेशर आ रहा है, या फिर फैमिली ऑब्लिगेशन है उसका प्रेशर आ रहा है। तो दोनों चीजें हो सकती है, दोनों में मैनेजमेंट या पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से बंदा जो है फ्रॉड कमिट करे। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो प्रेशर क्रिएट कर ही सकती है। एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड एम्प्लॉयज विथ एक्सेस टू कैश or other assets susceptible to theft may motivate those employees to misappropriate those assets. For example, adverse relationship may be created by the following: known or anticipated future employee layoff। निकालने वाले पता है, बहुत जगह ऐसा होता है, मास ले ऑफ होता है। मतलब कि अगर आप यूरोप का मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से एग्जाम्पल, यूरोप वाली कंपनी बंद हो रही है जिसको आप यहाँ से सपोर्ट कर देते, तो यहाँ के बंदों को भी निकाल देंगे। होता ही है। मैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड गया तो बाहर यूके में बंदों को निकाला, तो ही तो यहाँ पर आउटसोर्स करके काम आया था आरबीएस में, तो वहां पर रखा गया। तो जब पता है कि मास ले ऑफ है तो वो बंदे घपले वपले करते हैं, गड़बड़ करके जाते हैं। बहुत लोग कर भी गए वहां पे, यूके में बंदे गड़बड़ करके गए, जिसको साफ सफाई हमें करनी पड़ी यहाँ से बैठकर, क्योंकि गुस्सा आता है, भैया निकाल रही है कंपनी। रीसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉय कंपनसेशन और बेनिफिट प्लान, कुछ ना कुछ सैलरी कम करी जा रही है या कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगी जिससे कि आपको लॉस हो सकता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। तो बंदा कहेगा यार यहाँ से कंपनी निकाल रही है तो वहां से मैं कंपनी का निकाल लेता हूँ। तो यही होता है यार, यही जो इंसेंटिव प्रेशर है, प्रेशर क्रिएट करे जा रहे हैं, वहां प्रॉब्लम आ सकती है। प्रमोशन, कंपनसेशन और अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशंस, ये मेरे साथ हुआ है। पर मैंने जो है, हम शरीफ बंदे हैं, हमने तो छोड़ दी कंपनी कि ज़्यादा अच्छा प्रमोशन नहीं मिलेगा। मतलब वैसे तो सबसे हाईएस्ट मिला, बट हाईएस्ट भी कम ही था। अब समझ रहे हैं, हाईएस्ट भी कमी है। अब अगर कहेंगे कि आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा और वही सबसे हाईएस्ट मिला है किसी को अगर मिला, और ज़्यादा चाहिए था 20%, 25% या कुछ और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कुछ और बेटर कुछ मिलता, तो मुझे लगा यार यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं, सेम चीज़ रिपीट करनी है आरबीएस में। इससे बेटर है कि एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, पैसे कुछ कमा लिए उसे बिजनेस में लगा देंगे, जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है लाखों रुपए का वो यहाँ पर लगा दिए, और फुल टाइम यहाँ पर आ गया कि ठीक है, खाना खर्चा निकलते रहे, कॉस्ट मीटअप होते रहे, अपना 200% स्टूडेंट का भविष्य बनाओ, वो लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। तो मैंने तो इसी को चूज कर लिया अपनी लाइफ में कि ये मुझे करना है लाइफ टाइम। तो ये भी होता है, प्रमोशन, कंपनसेशन, अदर रिवॉर्ड इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन। तो कई लोग जो होते हैं वो घपला कर लेते हैं छोड़ने की बजाय, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे जो पैसे मिलने चाहिए थे नहीं मिले, ये मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया, रेटिंग मुझे खराब दी है, अब मैं इसको बताता हूँ।
घपला कर लेगा, फ्रॉड कर लेगा। अपॉर्चुनिटीज सर, वो इंसेंटिव प्रेशर था, इंसेंटिव का लालच होता है कई बार, और कई बार प्रेशर क्रिएट किया जाता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है। तो उन सभी जगहों पर एप्रोप्रिएट मिस एप्रोप्रिएट एसेट्स का कर दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर का माउस है, कीबोर्ड है, उठा कर ले गए, या और चीज़ें। हमें तो वो मिला हुआ था, 5,000 रुपये का हेडफोन मिला हुआ था, तो वो बंदा कोई उठा कर ले गया। हेडफोन होता है ना बात करने के लिए, यूके बात करने के लिए, बाहर वालों से बात करने के लिए, इंटरनेशनल कॉल्स के लिए, इंग्लिश में जो होती है, अंग्रेज बात करते हैं, तो उसके लिए 5,000 वाला हेडफोन दिया था। और वो भी कोई हो सकता है मिस एप्रोप्रिएट करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि करना मुश्किल है। हाँ वैसे मैं करना मुश्किल क्या है, मेरा हेडफोन तो चोरी हो ही गया था, मुझे पता है, किसी बंदे ने उठा लिया मेरा हेडफोन। अब मैं कैसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करूं, बहुत दिक्कत थी, कहीं और से जुगाड़ कर दिया तो जाकर काम बना था। तो ये होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मैंने लाइव मेरे फेस किया, ऐसा हुआ था, मेरा किसी ने हेडफोन ले लिया था 5,000 रुपये का, और अगर ले लेंगे तो बंदे को 5,000 रीइंबर्समेंट देनी पड़ती है, ऐसा पॉलिसी थी। अपॉर्चुनिटीज, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्कमस्टेंसेज में इंक्रीज दी ससेप्टिबिलिटी ऑफ एसेट। ससेप्टिबिलिटी का मतलब रिस्क, एसेट की चोरी हो जाने का रिस्क टू मिस एप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटीज टू मिस एप्रोप्रिएट एसेट्स इंक्रीज व्हेन देयर आर दी फॉलोइंग। है क्या लाइन लिखिए, सीधी सीधी बात है भाई, इन नीचे के सिनेरियोज में ऐसे फैक्टर्स हैं जिन वजह से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस वजह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड और प्रोसेस्ड, कैश बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटी है, इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, कर लो घपला सर, लाखों करोड़ों रुपए आए हुए हैं, निकाल लो। एक स्टोरी सुनी थी मैंने, जो बैंक में चोर जाते हैं रॉबरी करने के लिए, और रॉबरी करते हैं, उसमें बहुत लंबी कहानी थी, मैं आपको सिर्फ एंड का बात बताऊंगा। तो रॉबरी कर देते हैं, तो उसके बाद जो है लाखों रुपए की कुछ रॉबरी करते हैं, तो सोचते हैं कि यार काउंटिंग कौन करे, कितने रुपए की हुई है, न्यूज़ में देख लेंगे, और न्यूज़ में आता है कि करोड़ों रुपए की चोरी हो गई। अब ये कैसे हुआ, जो वहाँ का मैनेजर था बैंक का, बाकी पैसे उसने निकाल लिए और रिपोर्ट कर दिया कि चोर तो आए थे, वो ज़्यादा रुपए ले गए। एक अपॉर्चुनिटी मिली उसे, उसने यूटिलाइज कर बाकी कैश खुद निकाल लिया। तो चोर सोच रहे हैं कि हमने ज़्यादा बड़ा काम किया या मैनेजर ने ज़्यादा बड़ा काम किया। तो एक स्टोरी थी, इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज ऑफ हाई वैल्यू और इन हाई डिमांड। छोटी छोटी कोई चीज़ है, जैसे डायमंड तो बहुत छोटा होता है, आसानी से निकाल सकते हैं, चोरी हो सकता है। और ऐसे कोई बहुत कीमती सामान जो छोटा है साइज में, वैल्यू जिसकी बहुत ज़्यादा है, इजीली कैरी किया जा सकता है, दैट एसेट इज ससेप्टेबल टू मिस एप्रोप्रिएशन, जिसकी चोरी आसानी से की जा सकती है। इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स सच एज बियरर बॉन्ड्स, डायमंड्स और कंप्यूटर चिप्स। तो बियरर बॉन्ड है, जिसके पास बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड हो गया, उठाकर ले गए सर, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा। डायमंड्स है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। कंप्यूटर चिप्स हैं, i3 की प्रोसेसिंग चिप थी, सीपीयू का डब्बा खोला और निकाल लिया। फिक्स्ड एसेट्स विच आर स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल और लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप। यानी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर किसी भी जगह पर आप एसेट्स की देखना चाहते हैं कि एसेट्स की ओनरशिप वगैरह चेक कर रहे हैं, तो ये भी देखें कि उन एसेट्स के नंबर दिए हुए मैनेजमेंट ने नहीं दिए हुए। अगर उनकी नंबरिंग नहीं करी हुई है, दैट मीन्स की फिजिकल काउंटिंग कभी नहीं हुई है और एसेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर ही नहीं है, तो उसे कोई इजीली भी चोरी कर ले जा सकता है। इट इज वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। तो इसीलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है और बंदे चोरी कर जा सकते हैं। इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, वही बात आ गई, ओवर एसेट्स में इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ दोज एसेट्स। फॉर एग्जांपल, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में अकर बिकॉज देयर इज द फॉलोइंग: इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और इंडिपेंडेंट चेक्स। एक का काम दूसरा बंदा चेक नहीं कर रहा, इजीली चोरी हो सकती है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज सही से नहीं करा हुआ, कौन बंदा क्या काम करेगा। भाई तू एक काम करियो, तू कैश की रिकॉर्डिंग भी करियो, तू बैंक भी देख लियो और अकाउंट्स में एंट्री भी कर लियो, तो वो बंदा तो कहीं भी कैश को घपला कर एंट्री पास कर निकाल सकता है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ऐसी होनी चाहिए कि एक का काम दूसरा चेक करे, और एक बंदे को जो है ऐसे काम ना दिया जाए कि वो ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट कर सके। इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट ओवर एक्सपेंडिचर सच एज ट्रैवल एंड अदर रीइंबर्समेंट। जैसे मैंने आपको पहले कितनी बार बताया, अगर मैनेजमेंट पूछती नहीं है कि आपने खर्चा कहाँ पर किया, कुछ भी फर्जी बिल दे दो, पैसे निकाल लो, ठीक है। इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग विद द एस्पेक्ट्स टू एसेट्स। रिकॉर्ड कीपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, एसेट की आइडेंटिफिकेशन नहीं करी हुई है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। रिकॉर्ड कीपिंग में अगर फॉल्ट है तो कोई भी आसानी से एसेट की चोरी कर ले जाएगा। इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शंस, जैसे कि मैंने बताया, फॉर एग्जांपल इन परचेजिंग, यार परचेज कर रहे हो तो कोटेशन तो मंगाओ, कोटेशन मंगाओ, फिर 3-4 को इवैल्यूएट करो, फिर डिसाइड करो। आपने अपने परचेज मैनेजर को बोला हुआ है भाई तू जैसे मर्जी खरीद ले, वो अपनी जिससे सेटिंग हो रखी है उससे खरीदता है, और आपको पता है ज्यादा पर खरीदता है, कंपनी के ज्यादा पैसे जाते हैं, एक्चुअली में कम का वैल्यू होता है, और क्या होता है फिर बाकी पैसे दोनों बांट लेते हैं। इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड्स ओवर कैश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट्स। फिजिकल सेफगार्ड्स होना चाहिए, अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट है
तो सेफ गार्ड होना चाहिए ना, ताला वगैरह, लॉक वगैरह लगा लो, सीसीटीवी मॉनिटरिंग वगैरह हो, इन्वेस्टमेंट है, कैश है, इन्वेंट्री है, कोई आसानी से उठाकर ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट्स, टाइमली रिकंसिलिएशन नहीं होता। रिकंसिलिएशन का मतलब इतने एसेट्स यहाँ पर हैं, इतने फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, दोनों मैच करते हैं, जो बुक्स में आ रहे हैं उन एसेट्स की वैल्यू इतनी आ रही है, डेप्रिसिएशन के बाद इतनी आ रही है। वो रिकंसिलिएशन होनी चाहिए टाइम टू टाइम, साल में एक बार तो होनी चाहिए। अगर वो लैक ऑफ प्रॉपर रिकंसिलिएशन है, उस केस में अपॉर्चुनिटी है कि घपला हो सकता है। लैक ऑफ टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल क्रेडिट्स फॉर मर्चेंडाइज रिटर्न्स। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो आप मर्चेंडाइज को सेल करते हैं, जो सेल होती है कमोडिटी, उसकी रिटर्न पर ठीक से अकाउंटिंग नहीं करी जा रही है, मैनेजमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उसका घपला किया जा सकता है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मतलब जो सेल्स रिटर्न आया, उस सेल्स रिटर्न को उठाकर बंदे ले गए, बुक्स में तो आ रहा है कि सेल करी हुई है, और उस वजह से क्या है कि आप रिकॉर्ड में तो सेल्स दिखाते हैं बट एक्चुअली में सेल्स रिटर्न हो चुकी है और सामान कोई उठाकर ले गया। लैक ऑफ मैंडेटरी वेकेशन फॉर एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग की कंट्रोल फंक्शंस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए जो की फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें एक ब्लॉक लीव दी जाती है 15 दिन की, और 15 दिन के बाद क्या होता है कि उस 15 दिन में कोई और बंदा काम देखता है उनका, कोई ना कोई घपला होगा, पकड़ में आ जाएगा, तो इसीलिए वो ब्लॉक लीव दी जाती है। इनएडिक्वेट मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच अनेबल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज टू परपिट्रेट अ मिसएप्रोप्रिएशन। जैसे मैंने बताया था यार, वो कंप्यूटर वाला लैपटॉप वाला एग्जांपल दिया था कि 5 लैपटॉप थे, बोला खराब हो गए, कुछ कर दिया उन्होंने, अंदर प्रोग्राम चला दिया होगा जिससे वो ऐसे स्विच ऑन करेंगे तो कहीं का कुछ आ नहीं रहा, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, खराब हो गई सर। अब आईटी का बंदा कह रहा है और बंदे से वेरीफाई करा नहीं सकते, मैनेजमेंट ने बोला ठीक है अप्रूवल फॉर सेल, 5,000 के दिखा दिए, बेच दिए, एक्चुअली में 50,000 आए थे, 45,000 खुद रख लिए। तो अगर नॉलेज नहीं है तो कोई भी आपको बुद्धू बना सकता है। इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल्स ओवर ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग कंट्रोल्स ओवर एंड रिव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इवेंट लॉग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल्स ओवर ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स, कौन बंदा ऑटोमेटेड रिकॉर्ड जो जनरेट होते हैं सिस्टम से उसे देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, उस पर एक चेक लगा होना चाहिए। इंक्लूडिंग कंट्रोल्स ओवर एंड रिव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इवेंट लॉग्स, यानी कंप्यूटर सिस्टम के जो इवेंट्स हैं उसका एक लॉग जनरेट होता है, कब चालू हुआ कब बंद हुआ, उसके एक लॉग बनते रहते हैं, इस टाइम लॉग इन हुआ, इस टाइम जो लॉग आउट हुआ, ऑटोमेटेड रिकॉर्ड जनरेट होते हैं। अगर उसका एक्सेस किसी के पास आ गया तो बंदा जो गड़बड़ काम कर रहा है, जो बंदा, वो उस रिकॉर्ड के एक्सेस में उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, तो उसने खुद भी गलती करी और कंट्रोल्स ना होने की वजह से उसको एक्सेस थी, तो वो जाकर वहां पर उसने काम खराब कर दिया, मतलब अपनी जो गलतियां थी उसको मिटा दिया। तो इसीलिए एडिक्वेट चेक होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक पकड़ा था अपने कंपनी में, नाम नहीं बताता, आपको तो पता ही है, इतनी सारी कंपनीज के नाम लिए मैंने। तो कंपनी में मैंने पकड़ा कि यार जब मैं सुबह आया तो टीम है 10-12 लोगों की टीम होती है, मैं उस दिन थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया, तो मेरे साथ जो बंदा लड़का बैठता था वहां उसकी सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी, मतलब हमारी टीम की एक लड़की बैठी हुई थी, और मेरा सिस्टम में मैंने जैसे ही ऑन करा, हल्की सी मेरी नजर चली गई कि तो उसने पासवर्ड डाल के एंटर कर दिया। मैं जो था, मैं पानी लेने के लिए गया बॉटल में, और पानी लेकर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा उसने जब लॉगआउट किया हुआ है तो उस पर लड़के का ही नाम आ रहा है। तो यहां से तो मेरा सर चकरा गया, मैंने कहा अरे ये कैसे कर दिया इसने भाई, मतलब उस बंदे ने पासवर्ड इसे दे रखा है कि मेरा जल्दी लॉगिन सिस्टम कर देना ताकि बैक रिकॉर्ड्स में आ जाए कि मैं तो इतने टाइम से ये काम कर रहा हूं। वापस वो अपनी सीट पे चली गई, मैंने कहा हाय हेलो, नॉर्मल बिहेव किया, बाहर गया, मैनेजर को फोन लगाया, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए एक बंदा दूसरे को पासवर्ड शेयर कर रहा है अपना, क्योंकि वहां पर आप समझ सकते हैं बैंक्स वगैरह में और जहाँ मैं काम करके आया था वहां पर आप किसी के यूजर आईडी से आप कुछ भी कर सकते हैं गड़बड़, आप लोन सैंक्शन कर सकते हैं, आप करोड़ों की अमाउंट कहीं पे ट्रांसफर कर सकते हैं, इतनी पावर होती है, तो बंदा फंस सकता है। एक लोन अकाउंट बंद कराना है, दूसरे लोन अकाउंट में पैसा डालना है, इतनी पावर होती है, हम कर सकते हैं वो सब। तो भाई उसके बाद क्लास लगी उनकी, टीम लीडर ने गेम खेला या जो भी था, बट मेरे को वहाँ की पॉलिटिक्स वगैरह अच्छी लगी नहीं। मैं तो यार सब चीज़ें ऑनेस्टली बताता था, बट होता क्या है कि आप ज़्यादा सच्चाई के भक्त बनते हो और सच्ची चीज़ें बताते हो तो आप ही को लॉस होता है। तो इसलिए मैं तो अपना वहाँ से निकल गया। दो ही रास्ते थे, या तो आप भी करप्ट बन जाओ उनकी तरह, या जो भी यहाँ पर भी काम करते हो पॉलिटिक्स खेलो, या वहाँ से अपना चुपचाप निकल जाओ और शांति से जो काम कर सकते हो उसे करो। इसमें भी मैंने जो था, इसमें भी पॉलिटिक्स का मैं शिकार हो चुका हूँ ऑनलाइन में भी, क्योंकि जब उसकी जब बात आई थी, जो मार्क्स कम दिए थे, आईसीआई ने कुछ 2-4 नंबर काट दिए थे और उसकी जो आंसर शीट दिखाई जा रही थी,
तो तब मैंने इनडायरेक्टली जो टीचर्स दिखा रहे थे उनको मैंने इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश करी कि सर आईसीए को ऐसे ब्लेम मत करिए, डिसरेप्यूट होता है प्रोफेशन को। अगर हाँ कुछ गलती है छोटी मोटी कुछ लोगों के साथ हुई है, फॉर्मल प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा के साथ हुई है तो ये इशू होगा, बट थोड़े बच्चों के साथ कोई 2-4 नंबर कुछ ऊपर नीचे हुआ है, उतनी डेविएशन होती है सब्जेक्टिव में। अगर कोई ठोस आपको मिलता है कि 10-10, 20-20 नंबर काट कर जानबूझ के फेल किया गया, ऐसे ठोस मिलते हैं तो हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। बट वो 2-4 नंबर के लिए 4 नंबर कम दिए, 2 नंबर कम दिए, ये सही था इसको काट दिया, 2 नंबर ज्यादा आते बच्चा पास होता है, ऐसी चीजों को जो कहीं कहीं से आंसर शीट आई उसे इतना मास स्केल पर दिखाया गया जिससे कि एक प्रोफेशन की बदनामी हुई है। तो मैंने तब इनडायरेक्टली टीचर्स के लिए बोला था कि आप ऐसा मत करिए, गलत कर रहे हैं आप प्रॉफिट ओरिएंटेड बंदे हैं। तो हो सकता है उनका बैक में क्या हो आपको नहीं पता, पॉपुलैरिटी चाहिए, क्या करना है बैकएंड पर आपको नहीं पता, क्योंकि वो फीस तो कम करते नहीं है, अल्टीमेटली तो पैसा कमाना है। तो उस पैसे कमाने का वो क्या जरिया बन रहा है, वो एक जो स्टंट किया है, पब्लिक स्टंट, या बच्चों को इकट्ठा करेंगे, कुछ करेंगे, प्रोटेस्ट वगैरह, तो उससे एक सामने आता है कि अच्छा ये टीचर कुछ कर रहा है। तो वो करने के लिए कुछ किया गया था जो मैंने पकड़ लिया और जो मैंने टारगेट करा कि नहीं ऐसा गलत कर रहे हो, नहीं होना चाहिए। और उससे मैं ही फंसा, गलती हुई ना, क्योंकि फिर मैंने कहा यहाँ भी तो पॉलिटिक्स चल रही है आपकी टीचिंग इंडस्ट्री में भी, कि कोई जैसा गलत करे तो गलत करने दो सर, आप बोलो मत। उस पॉलिटिक्स से मैं अब बिल्कुल ही हट चुका हूँ। अब अपना काम करते हैं भाई, कोई टीचर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अब हमें मतलब नहीं। हमें जो काम करना है वो है बच्चों का फ्यूचर बनाना है, अफोर्डेबल क्लासेस प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी क्लासेस देनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है और बच्चों को आगे बढ़ाना है, दैट्स इट। हर जगह पॉलिटिक्स का शिकार होकर ही हमने ये सारी चीज़ें सीखी है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इसीलिए अब यहाँ पर देखिएगा एटीट्यूड्स रैशनलाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। डिसरिगार्ड फॉर द नीड फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क रिलेटेड टू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब यहाँ पर एटीट्यूड कहाँ से आ गया सर? मतलब कि आप मैनेजर को बोलते हो, ऑडिटर बोल रहा है, इंटरनल ऑडिटर बोल रहा है, देखिए सर यहाँ पर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, चोरी हो सकती है, आप करें यार चल ऐसे थोड़ी ना होगा। अंदर का जो एटीट्यूड है वो क्या बोल रहा है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि यार जितनी चोरी होती है या जो चीजें गड़बड़ होती है उसमें कुछ शेयर तो मुझे भी मिलता है, या जो चीजें गलत हो रही है उसको मानना ही नहीं है। एटीट्यूड ही ऐसा है, नहीं मेरी गलती नहीं हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता ऑर्गेनाइजेशन में, हम ये चेक्स नहीं लगाएंगे, कंट्रोल नहीं लगाएंगे, सीधा डिसरिगार्ड कर देना। तो ये एक एटीट्यूड जो है आपका उस बंदे का, उस मैनेजमेंट का, उस एम्प्लॉय का, वो ठीक करना ही नहीं चाहता। तो वहां पर ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, जिसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल ओवर मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स बाय ओवरराइडिंग एक्सिस्टिंग कंट्रोल्स और बाय फेलिंग टू टेक एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस ऑन नोन डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। आप इंटरनल कंट्रोल ठीक करना ही नहीं चाहते, डेफिशिएंसीज बता दी, करेक्टिव एक्शन बता दिया, आपको पूरा प्लान डिजाइन कर दे दिया फ्री में, अब कर तो लीजिए सर, नहीं करना सर, नहीं करना, सब मिले हुए हैं। बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फैक्शन विद द एंटिटी और इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब हर वक्त कंपनी कुछ नहीं कर रही हमारे लिए, प्रमोशन नहीं दिया है, सैलरी नहीं बढ़ाई है, बेकार कंपनी है, हमेशा ऐसे बोलना। हमने तो मजाक में वहां पर आरबीएस में थोड़ा सा मैं बोल देता था सर को, सर सरकारी बैंक है, मुझे कुछ गड़बड़ वगैरह मिलती थी, ऐसे काम कर रहे हैं, मजे मस्ती कर रहे हैं, जैसे सरकारी बैंकों में होता है, तो मैं बोल देता सर को, सर सरकारी बैंक है। तो धीरे धीरे क्या, हाँ सरकारी बैंक है, थोड़ा सा फैलने लग गया। तो हेड ने आके डांट लगा दी उस टाइम कि क्या कर रहे हो भाई, ये सरकारी बैंक बोल रहे हो, सरकारी बैंक है, यूके का सरकारी बैंक ही है। हाँ तो ये भी होता है, बट ये तो खैर डिस्प्लेजर वगैरह है कि कंपनी को ज्यादा ब्लेम करना कि नहीं बेकार है। चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफ स्टाइल दैट मे इंडिकेट एसेट्स हैव बीन मिसएप्रोप्रिएटेड। दो चीज हो सकती है, जिसने चोरी करी या तो वो घबरा के रहेगा, या अगर बहुत ही शातिर बंदा है तो चोरी करने के बाद ऐसे दिखाएगा कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल बिहेव करेगा, अरे अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसे बिहेव करेगा। ऑर्डिनरली वो बंदा जो है वो मैनेजमेंट को कोसते रहता है, बट अब नहीं कर रहा, अब चुपचाप है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बंदे ने कुछ ना कुछ चुराया हो, इसका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये एटीट्यूड ऐसा चेंज हुआ है, बिहेवियर स्टाइल चेंज हुआ है, तो उससे ही पता लग सकता है भैया ये कोई रिस्क फैक्टर है, कुछ ना कुछ फ्रॉड किया हो सकता है इसने। पर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन दिमाग चाहिए, वो शायद हमारे तो ऑडिट में इतनी जरूरत होती नहीं है। टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट। टॉलरेंस मतलब कि आप टॉलरेट कर रहे हैं, पेटी थेफ्ट हुआ है, छोटी मोटी चोरी हुई है, पेटी कैश जो है उसकी चोरी हो गई है और आप टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है इतना होता है, चलता है। तो अपने लिए खर्चा किया होगा किसी ने, चलता है बस। तो ये जो एटीट्यूड की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर लिखी गई थी। जो ऊपर था वो एग्जाम्पल दिए गए थे, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स किन अपॉर्चुनिटीज की वजह से हो सकता है, या इंसेंटिव प्रेशर क्या होते हैं, जो कि फैमिली वाले भी हो सकते हैं, हमने अब जाना
जो कि पहले लग रहा था मैनेजमेंट के होते नहीं, फैमिली वाले भी हो सकते हैं। इंसेंटिव प्रेशर फैमिली से भी आ सकता है सोशल ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए, और मैनेजमेंट से भी आ सकता है टारगेट मीट करने के लिए। तो क्या ऐसे एग्जाम्पल है जिन रिस्क फैक्टर की वजह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होगी, वो हमने आज डिस्कस करी है। आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं, सर्कमस्टेंसेज रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज दैट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। द following are the example of circumstances that may indicate the possibility that the financial statements may contain a material misstatement resulting from fraud। material misstatement, क्या ऐसी चीजें हैं जिस वजह से पता लग जाएगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होने की संभावनाएं हैं, वो इन कारणों से पता लगेगा। डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। सर एविडेंस ही नहीं है, खर्चा हुआ है 1.5 लाख रुपए का, एविडेंस डॉक्यूमेंट ही नहीं है सर। अच्छा मैं अरेंज करता हूँ, और फिर अरेंज कर ला रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप डिसरिगार्ड कर देते हैं और बाद में जब ऑडिटर मांगेगा अगर उसके सैंपल में आया तो कहीं से बनाकर पकड़ा देंगे। प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। रिलेशनशिप समझिए जाइए सर, आप ऐसे रिलेशनशिप है अपने रिलेटिव के काम कर रहा है। अदर्स, डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के कुछ एग्जांपल, जैसे फ्रॉड हो सकता है, transactions that are not recorded in a complete or timely manner or are improperly recorded as to amount, accounting period, classification और entity policy। तो ऐसी कोई चीज़ मिलती है जो मे बी कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हुई है, ब्रेक कर एंट्रियाँ डाली हुई है, बिल एक है कई एंट्रियाँ ब्रेक करी हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी रिकॉर्डिंग ही नहीं करी हुई, बिल कितने अमाउंट का है रिकॉर्डिंग कम से करी है, टाइमली मैनर में नहीं करी, कि बिल जो आपका आया था जुलाई मंथ का आया था उसकी रिकॉर्डिंग अक्टूबर में हो रही है। तो आप देख रहे हैं यार अक्टूबर में रिकॉर्डिंग हो रही है जुलाई के बिल की, तो क्या चक्कर था, इतने महीने क्यों हमने डिले किया, एक सस्पिशन क्रिएट होता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ऐसी छेड़छाड़ से पता लगता है कि हाँ हो सकता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हों। और सिमिलरली है, आप क्लासिफिकेशन सही जगह नहीं करते या फिर जो एंटिटी की पॉलिसी उसके हिसाब से क्लासीफाई नहीं किया हुआ है, तो क्यों अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हेराफेरी करी गई है, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। अनसपोर्टेड और अनऑथोराइज्ड बैलेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई अच्छा एविडेंस नहीं है जिसको आप प्रूफ मान सकें। मतलब एक रीइंबर्समेंट स्लिप लगी हुई है, बिल्स तो लगे नहीं हुए, तो रीइंबर्समेंट स्लिप तो बंदे ने लिख दिया, अच्छा इतना खर्चा हुआ था, साइन कर दिए, मैनेजर ने अप्रूव कर दिए और खर्चा आपने कर दिया, तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उसके बिल नहीं लगे हुए। अगर किसी को पेमेंट करनी है तो उसके लिए कुछ ऑथराइजेशन चाहिए होता है, बिना ऑथराइजेशन की पेमेंट करी हुई है। और जो बैलेंसेज आपके अकाउंट बैलेंसेज आ रहे हैं वहाँ भी आप कह सकते हैं कि वो भी आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे, अगर कि बंदा जो है सामने वाली पार्टी रिप्लाई नहीं कर रही है, तो एक सस्पिशन क्रिएट हो जाता है। लास्ट मिनट एडजस्टमेंट दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट, मतलब पहले पूरे साल कुछ भी हुआ है, एंड में जो एडजस्टमेंट एंट्रियां पास करी है उससे पोजीशन ही बदल गई, लॉस प्रॉफिट में बदल गया, सेल्स कम से ज़्यादा हो गई, और जो अकाउंट बैलेंस थे, एसेट जो करंट रेशो वगैरह था सब बेटर हो गया। जो आपने एंड की एडजस्टमेंट एंट्रियां करी है सिर्फ उससे सारा चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सस्पिशन क्रिएट होगा कि ये एंट्रियां जो है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए करी गई है। एविडेंस ऑफ एम्प्लॉइज एक्सेस टू सिस्टम्स एंड रिकॉर्ड इनकंसिस्टेंट विद दैट नेसेसरी टू परफॉर्म देयर ऑथराइज्ड ड्यूटीज, जिसको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बोलते हैं, वो क्यों नहीं किया हुआ ठीक से। या मान लेते हैं कि कोई एचआर वाले बंदे को कैश डिस्बर्समेंट करने की राइट्स दिए हुए हैं, या और जो लॉकर है लॉकर के राइट्स दिए हुए हैं कि अच्छा एक चाबी इसके पास रहती है, क्यों सर। एग्जाम्पल अभी क्रिएट करा है मैंने, मुझे कोई ये पहले से नहीं पता था ये एग्जाम्पल होगा, अभी क्रिएट करा है। ऐसा हो सकता है कि एचआर बंदे के पास लॉकर की चाबी क्यों है जहां पर पैसे रखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कुछ इनकंसिस्टेंसी है, कहीं ना कहीं घपला हो सकता है। टिप्स और कंप्लेंट्स टू द ऑडिटर अबाउट एलिज्ड फ्रॉड, मतलब ऑडिटर को पता लगता है बाहर से कि कहीं कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है, ऐसी चीजें पता लगती है। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये जो चीजें हैं इनसे चांसेस होते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। सिमिलरली कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, उसके कुछ एग्जांपल हैं कि डॉक्यूमेंट ही नहीं लगे हुए, या डॉक्यूमेंट दैट अपीयर टू बी अल्टर्ड का मतलब उससे छेड़छाड़ करी गई है ऐसा आपको पता लगता है। आपको पता है कि इस डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस होते हैं, या जो टिकट का प्रिंट आउट निकलता है ऐसे होता है, उसमें एक ही लगा हुआ है, बाकी के 2 मिसिंग है, और पहले वाले पर अमाउंट आ रही है बट बाकी के 2 नहीं लगे हुए। हो सकता है उसमें कोई ऐसी बात हो जिससे आपको पता लग जाए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बट डॉक्यूमेंट्स को हटाया गया है। पहले डॉक्यूमेंट थे पूरे थे, बाद में उसको हटा दिया गया। तो हो सकता है डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करी हो। सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स ऑन रिकंसिलेशन हो, कि जब रिकंसिलेशन करते हैं, चाहे वो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हो कि ये चेक्स आए पेंडिंग है, बुक्स में एंट्री कर दी और बैंक में होनी बाकी है, या बैंक में हो गई बुक्स में होनी बाकी है,
वट जो रिकंसिलिएशन वगैरह बनते हैं, तो और भी चीज़ों की रिकंसिलिएशन होती है, एसेट्स की भी रिकंसिलिएशन होती है, उसमें कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स आ रही हैं, सिग्निफिकेंट आइटम्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, रिकंसिलिएशन में इतने आइटम कैसे आ सकते हैं, रिकॉर्ड पर 100 आइटम है और एक्चुअली में जब वेरीफाई करा तो 80 मिले, तो 20 आइटम रिकंसिलिएशन, उसकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई स्टोर वालों ने कि ये आइटम में कम ज़्यादा क्यों है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण की वजह से हो रहा है। अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड कन्फर्मेशन रिप्लाईज, ये तो आपको पता ही है कि एंटिटी ने कुछ बैलेंस शो करा है, जब आप उससे बैलेंस कन्फर्मेशन मंगवाते हैं उन पार्टी से, तो फिर कुछ और ही बैलेंस कन्फर्मेशन आता है और बहुत ज़्यादा गैप आता है। वो कहते हैं भैया हमने तो जो है वो इतने अमाउंट पर सेल करी थी, उन्होंने ज़्यादा पर रिकॉर्ड कर लिया है, अब वो मान ही नहीं रहे, हमारा केस चल रहा है, केस पेंडिंग है, तो उससे चीज़ें जो है क्लैरिफाई होती है कि अच्छा ये चल रहा है। लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स मेड टू अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड्स, मिसिंग और नॉन एग्जिस्टेंट कैंसल्ड चेक्स इन सर्कमस्टेंसेस वेयर कैंसल्ड चेक आर ऑर्डिनरली रिटर्न टू द एंटिटी विद द बैंक स्टेटमेंट। मतलब मिसिंग और नॉन एग्जिस्टेंट कैंसल्ड चेक इन सर्कमस्टेंसेस वेयर कैंसल्ड चेक्स आर ऑर्डिनरली रिटर्न टू द एंटिटी विद द बैंक स्टेटमेंट। तो अगर चेक बनाया गया है और चेक बनाकर उसे कैंसिल किया गया है तो वो भी फाइल में लगता है। चेक के जो सीरियल नंबर्स होते हैं वो सारे सीरियल नंबर का होता है कि ये तो इशू करे हैं और ये कैंसिल करें, पर अगर वो गायब हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं है कि ये चेक कहाँ पर गया है सर, एंट्रियां करी नहीं आपने, चेकबुक में भी एंट्री होती है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करी गई है, उसको बाद में बंदा यूज कर सकता है पॉसिबल फ्रॉड के लिए, एंटिटी से पैसा निकालने के लिए। मिसिंग इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड, इन्वेंट्री नहीं है, फिजिकल एसेट्स नहीं है, अनअवेलेबल और मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इनकंसिस्टेंट विद द एंटिटीज रिकॉर्ड, रिटेंशन प्रैक्टिस और पॉलिसीज, यानी कि जो ऑर्डिनरी एंटिटी की रिटेंशन पॉलिसी है कि हम 7 साल तक 10 साल तक रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, वो मेंटेन नहीं किया हुआ है, डिलीट कर दिया गया है। तो हालांकि जो है पुरानी ट्रांजैक्शन हो सकती है, बट आपको पता लगता है कि यार ये डिलीट क्यों किया गया, हो सकता है वहां पर कुछ घपला हुआ होगा पहले जिसका इंपैक्ट अभी तक चल रहा होगा, उन रिकॉर्ड्स को अब डिलीट कर दिया गया है, हटाई दिया गया है। ऐसा होता है बहुत बार, जो कागज होता है उसको मशीन में डाल के खराब कर देते हैं और जो सिस्टम होता है उसे डिलीट कर देते हैं सब चीज़ें, ताकि किसी को पता ना लगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, राज इज द ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड, राज इज एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी बाय स्टडीइंग सिग्निफिकेंट रेशियोज, सम ऑफ द रेशियोज लास्ट क्लास में करा था दैट ही स्टडीड वाज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर द करंट ईयर 16-17, आप बात का ईयर ले सकते हैं 2021 ले सकते हैं, 19% फॉर द प्रीवियस ईयर 25%, ठीक है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर द करेंट ईयर इज 7%, प्रीवियस ईयर वाज 11%। क्या मतलब, नेट प्रॉफिट जो है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है पिछले साल का ज्यादा है। देयर इज अ लार्ज वेरिएशन इन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो ओवर द 2 ईयर्स। हाँ जी, क्योंकि रेशियो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सेल ज्यादा हुई है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली कॉस्ट भी ज्यादा लगी होगी उसी रेशियो में, तो जीपी का मार्जिन लगभग सेम आना चाहिए। 19% है तो ठीक है, 18% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर है 19 से 25 हो रहा है तो उसके कारण क्या थे वो आपको फाइंड आउट करने चाहिए। जरूरी नहीं है फ्रॉड हुआ है, अभी पूरा पढ़ते हैं। देयर इज लार्ज वेरिएशन इन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो ओवर द 2 ईयर्स, हेंस ऑडिटर हैज द रीजन टू बिलीव दैट देयर मे बी समथिंग अनयूजुअल। मे बी, हो सकता है कि एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई हो, जो भी उनका रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये सभी के साथ हुआ है, तो उस केस में जीबी मार्जिन को इंपैक्ट किया गया क्योंकि ये सेल प्राइस को कंसिस्टेंटली ना बढ़ा पाए एज पर देयर इंक्रीज इन कॉस्ट। उन्होंने जो है सेल्स को ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, स्टिफ कॉम्पिटिशन था। सही रीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही रीजन नहीं है तो उस केस में घपले होने की चांसेस हो सकते हैं। He will consider the result of such analytical procedure while drawing up his audit plan and allot more time to studying purchases। जैसे मैंने आपको बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसमें परचेजेस जो है एक अहम भूमिका आती है, उसको ज्यादा स्टडी करेगा। भैया यहाँ पर ही तो गड़बड़ हुई होगी, कॉस्ट ज्यादा आई है तभी तो जीपी जो है वो कम हो गया, ये जीपी जो है परचेज कम हो गई तो जीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया 19 से 25%, तो कारण क्या थे। एनालिटिकल प्रोसीजर एग्जिबिटिंग अनयूजुअल रेशियोज एंड ट्रेंड, एग्जाम्पल अनयूजुअली लार्ज ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड इन द लास्ट मंथ ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। होती है, बहुत बार होती है कि आपने कोई ऐसा लेजर चूज कर लिया, उसमें एक लंबी लंबी एंट्री जो है 31 मार्च को हो रखी है, 20 जो लेजर्स हैं उसको इंपैक्ट करती है। एंट्री क्या है समझने में बहुत टाइम लगेगा, वो कहेंगे इसका ये बैलेंस वो बैलेंस वो बैलेंस, उस सबकी कंसोलिडेटेड एंट्री करिए, ये मैनेजमेंट की अप्रूवल लगी है, उसे आप समझिए कहीं घपला करने का कोशिश तो नहीं करा गया है, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं करी गई है, ये सब चीजें चेक करनी चाहिए सर। प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑडिटर और मैनेजमेंट,
कैसा हो सकता है कुछ एग्जाम्पल? डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, फैसिलिटीज, सर्टेन एम्प्लॉयज, कस्टमर, वेंडर्स और अदर फ्रॉम होम ऑडिट एविडेंस माइट बी सॉट। जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते, आप बोलते हैं मेरे को इस बंदे से मिलना है, वो कहते हैं नहीं नहीं सर वो अवेलेबल नहीं होंगे, आप परचेज वालों से नहीं मिल सकते, लिमिटेशन लगाने की कोशिश करते हैं, अनड्यू टाइम प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। कॉम्प्लेक्स इशू है, बोलते नहीं जल्दी करो, टाइम नहीं है, तो उसमें ऑडिटर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाता टाइम कम की वजह से, और मैनेजमेंट को उसका फायदा मिल जाता है। अनयूजुअल डिलेज बाय द एंटिटी इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, उनके पास तुरंत अवेलेबल नहीं, बनाकर देंगे क्या इन्फॉर्मेशन? ये चीज़ें हो चुकी है और रेडी है, ऑडिटर को सप्लाई करनी है, बनाकर देंगे, 1 महीना लग रहा है, क्या चक्कर है सर? अनविलिंगनेस टू फैसिलिटेट ऑडिटर एक्सेस टू की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स फॉर टेस्टिंग थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। हाँ, ऑडिट जो है कंप्यूटर के सिस्टम का भी ऑडिट होता है, और वहां पर जो है ऑडिटर को एक्सेस दे नहीं रहे, जो की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स है उसका एक्सेस नहीं दे रहे कि वो सिस्टम को ऑडिट कर पाए कि जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो ठीक काम करता है नहीं करता। डिनायल ऑफ एक्सेस टू की आईटी ऑपरेशन स्टाफ एंड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड सिस्टम डेवलपमेंट पर्सोनल। जो उसका आईटी सिस्टम बना हुआ है उसके बंदे से बात करने नहीं देते, क्योंकि जहां पर हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई करते हैं तो वहां पर हमारी जो टेस्टिंग है वो ऑटोमेटिक चीजों की नहीं होती है, वो सिस्टम की होती है जिससे ऑटोमेटिक चीजें हो रही है, तो सिस्टम की ऑडिट करने नहीं देते, जिसके लिए आपका सब्जेक्ट है इसका आईसीए ने हटा दिया सीए फाइनल का। एंड अनविलिंगनेस टू ऐड और रिवाइज डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक देम मोर कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल। मतलब आप कह रहे हो कि यार ये डिस्क्लोजर आना चाहिए जिससे आपकी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर बेटर हो जाए, और उसे मैनेजमेंट मना कर रही है। एंड अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस। भाई जो आपकी इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी है इंटरनल ऑडिटर ने बताया है और हमने ही बताया है, तो आप उसे ठीक क्यों नहीं करते? आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा। कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अनविलिंगनेस बाय द मैनेजमेंट टू परमिट ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस। टीसीडब्ल्यू से मीटिंग करने देते नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट अपीयर टू बी एट वेरियंस विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स। इंडस्ट्री के नॉर्म्स अलग है और आप कुछ और ही फॉलो कर रहे हैं सर। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट डू नॉट अपीयर टू रिजल्ट फ्रॉम चेंज सर्कमस्टेंसेस। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है बार बार चेंज कर रहे हो, पिछले साल कुछ एस्टिमेट लिया था, इस बार कुछ, क्या चक्कर है सर? अकाउंटिंग एस्टिमेट अपने हिसाब से दिखाकर सब्जेक्टिव जजमेंट लगाकर प्रॉफिट ज्यादा कम करना चाहते हो, एसेट ज्यादा कम दिखाना चाहते हो। टॉलरेंस ऑफ वायलेशंस ऑफ द एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट। कोई एंटिटी का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करता और आप उसे टॉलरेट कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे उसके अगेंस्ट में, सब मिले हुए हो क्या? चक्कर क्या है ये? तो ये सब जो कारण है ना दोस्तों, पहले तो हमने जो पढ़ा, पहले हमने ये पढ़ा कि भैया जो मैनिपुलेशन होती है अकाउंट्स की, जिसके जो कारण होते हैं, अपॉर्चुनिटी, आपको पता है प्रेशर, इंसेंटिव या एटीट्यूड, वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के लिए भी होता है और फॉल्सिफिकेशन या मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए भी होता है। और उसके क्या और एग्जाम्पल हो सकते हैं? वैसे तो यही रिस्क फैक्टर्स हैं, बट रिस्क फैक्टर के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर के, कि ये इवेंट होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि फ्रॉड हो इस एंटिटी में। उन सब के हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए थे आज की क्लास में, और वो होने के बाद हमने देखे थे सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड के भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स था, मिसिंग एविडेंस था, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप था ऑडिटर मैनेजमेंट का, और बाकी कुछ अदर कि टीसीडब्ल्यूसी से मिलने नहीं देते, और जो बंदा पालन नहीं कर रहा उनके कोड ऑफ कंडक्ट का उसको कुछ बोलते नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी जिसके शॉर्ट नोट्स तो आपको मिलेंगे जुगाड़ में और साथ में समरी मॉड्यूल में, तो इतना सारा आपको रटना नहीं पड़ेगा। हालांकि जो यहाँ पर टेबल बनी हुई है डेफिनेटली आपको एक माइंड में पिक्चर बनानी होगी कि अगर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड आता है तो कहाँ कहाँ पर हो सकता है फ्रॉड, वो आप यहाँ से देख लें कि अच्छा इन सिनेरियोज में पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड या मटेरियल मिस स्टेटमेंट की संभावनाएं हैं। वैसे आप बनाकर भी लिख देंगे, कोई नुकसान नहीं होएगा। तो यही था। नेक्स्ट क्लास में हम ऑडिटर की ड्यूटी पढ़ेंगे और रिपोर्टिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पढ़ेंगे, और जल्दी से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स देखने के लिए इस वीडियो को। मिलेंगे अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।